हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमने कोशिका का चैप्टर को कंप्लीट पढ़ा है, जिसके में हमने 8 क्लासेस ली थी कोशिका चैप्टर के लिए। और आज हम कोशिका के एक मॉक टेस्ट लेते हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। जो अभी हमारे रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें भी कोशिका से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उन क्वेश्चनों को हमने अपनी क्लास के अंदर भी पढ़ाया था, तथा डिक्टो वे क्वेश्चन हमारी क्लास में जो पढ़ाए गए क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं। जिस प्रकार से एक क्वेश्चन आया था कि कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग होता है जिसके अंदर जो झिल्ली रहित होता है। तो हमने उसको पढ़ाया था जब राइबोसोम हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि राइबोसोम होता है, एक छोटा सा पार्टिकल होते हैं जो किसी भी प्रकार की उसके ऊपर झिल्ली नहीं होती है, तथा वे प्रोटीन से बने हुए होते हैं। राइबोसोम जो है वे प्रोटीन से बने होते हैं। तो हमने उसके अंदर राइबोसोम के बारे में पढ़ा था, तो उससे एक क्वेश्चन आ गया था राइबोसोम से। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन, विषाणु से क्वेश्चन पूछ गया था कि कौन सा जीवाणु जिसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली नहीं होती है, जैसे वायरस वाला क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ यहाँ पूछे गए थे। तथा इसके अलावा हमारा जो CBT2 एग्जाम आ रहा है, उसके लिए हमारे जो कोशिका से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम आज मॉक टेस्ट के रूप में डिस्कस करेंगे। तथा जिसको हमारे कोशिका चैप्टर की कंप्लीट डिटेल लेनी है कि, तो वह हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं हमने डाली हैं, 8 क्लासेस हम डाल चुके हैं कोशिका के, कोशिका चैप्टर के ऊपर। तो उनको आप वहां से जाकर देख सकते हैं, हमारे द इलेक्ट्रिकल क्लासेस वाले चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के रूप में वे मिल जाएंगे। आज हम मॉक टेस्ट लेते हैं कोशिका वाले चैप्टर का। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि प्रोकैरियोटिक, हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वे ज्यादातर सूक्ष्म जीवों में पाई जाती हैं कोशिकाएं, या जो एक कोश के जीव होते हैं उनमें ज्यादातर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। तो कौन सा कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, कौन सा कोशिकांग? पहला है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली, हाँ, एक ये है केंद्रक झिल्ली। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और राइबोसोम, इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, हमने उसमें पढ़ा था, जब हम अंतर पढ़ा था हमने पिछली क्लासों में, जो कोशिका वाले चैप्टर की पिछली क्लास थी उसमें हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का अंतर पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे पादप वाली कोशिकाएं और मनुष्य वाली कोशिकाएं जो होती है, उनमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जैसे नील हरित शैवाल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन जो केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली होती है वह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है वह अविकसित केंद्रक होता है, उसमें कोई किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। उसमें केवल वहां पर क्रोमेटिन पदार्थ वहां पर पाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा केंद्रक झिल्ली, इसका सही आंसर होगा कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक वाली कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तथा उस केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य भरा होता है और केंद्रिका भरी होती है, गुणसूत्र उसके अंदर भरे होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मानव कोशिकाओं में। अब यहाँ केंद्रक झिल्ली से क्वेश्चन पूछा है, तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक झिल्ली होती है वह उसके ऊपर कितनी परतें होती है। तो यूकैरियोटिक वाली कोशिकाएं जो होती है उनमें केंद्रक झिल्ली के ऊपर 2 परतें होती है, ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। केंद्रक झिल्ली की जो बाहर बाहर वाली परत होती है, केंद्रक झिल्ली की जो बाहर वाली परत होती है वह अंतःपर्दवीय जालिका से जुड़ी होती है। और अंतःपर्दवीय जालिका जो राइबोसोमों का निर्माण करती है, राइबोसोम वहां पर पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है इस केंद्रक झिल्ली के बारे में। लेकिन जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका उसमें ये पाई नहीं जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज का विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होते हैं। हमारी जो कोशिका होती है, मानव कोशिकाएं, उसके अंदर हम जब खाना खाते हैं तो हमारे जितने भी पोषक तत्व हैं वे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज मतलब जिसके अंदर 6 कार्बन के अणु पाए जाते हैं, C6H12O6। ये ग्लूकोज के 6 अणु रक्त के साथ मिलकर हमारी कोशिकाओं में जाते हैं।
तब क्वेश्चन ये बनता है, और तथा इस ग्लूकोज के अणु से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहाँ क्वेश्चन ये बना है कि जो मानव कोशिकाएं हैं उनमें ग्लूकोज का विघटन, विघटन मतलब ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का विघटन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। कि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में जाकर ग्लूकोज का विघटन होता है, टूटता है, तथा उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये ग्लूकोज का विघटन इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। सेकंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। जो थर्ड ऑप्शन है वह नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तथा लास्ट एंड फाइनल जो ऑप्शन है डी ऑप्शन, वह है कि इसको ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। तो जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर ऑक्सीजन होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारी कोशिकाओं के अंदर जब ग्लूकोज जाता है तो ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जाता है, रक्त के साथ मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज जाते हैं दोनों। फेफड़ों से तो जो रक्त है वह फेफड़ों से तो ऑक्सीजन लेता है, तथा ग्लूकोज हमारी तथा ग्लूकोज लेता है ये जो छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वहां से ये ग्लूकोज लेता है। ग्लूकोज को लेने के बाद और ऑक्सीजन लेने के बाद ये हमारी कोशिकाओं तक ले जाता है, और वहां पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्रेब साइकिल का चलाते हैं, और क्रेब साइकिल से ग्लूकोज के जो अणु हैं वे पाइरुवेट में टूट जाते हैं, जीव द्रव्य में जाकर। सॉरी, जीव द्रव्य जो होता है उसके अंदर जो ग्लूकोज के जो 6 अणु हैं वे ग्लूकोज के 3 अणुओं में टूट जाते हैं, जिसको हम पाइरुवेट कहते हैं, तथा यहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जो तीसरा ऑप्शन है वह है कि कोशिकांग, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? ज्यादातर जो सेल के अंदर जितनी भी प्रोसीजर चलती है, चाहे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी चलती हो, चाहे हमारे अंदर जो मांसपेशियों का संकुचन, मांसपेशियों वाली जो कोशिकाएं होती है वे संकुचन का काम करती हो, या बहुत सारी कोशिकाएं और भी बहुत सारे कार्य करती है, तो ये जितनी भी कोशिकाएं अपना जितनी भी प्रक्रियाएं करती हैं कोशिकाएं, उन सारी क्रियाओं को करने के लिए कोशिकाओं को ऊर्जा की जरूरत होती है। अब जो ये ऊर्जा प्राप्त होती है वे उसकी इकाई क्या है, उसकी मुद्रा क्या है? कि जो ऊर्जा प्राप्त हुई है कोशिकाओं में, हमें जो ग्लूकोज के विघटन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है कोशिकाओं में, उसको मापते किस में है, उसकी मुद्रा क्या है? तो ग्लूकोज, इसमें जो पहला ऑप्शन है, जो ऊर्जा की पहला ऑप्शन है ऊर्जा की इकाई का, वह है पाइरुवेट। सेकंड ऑप्शन है एटीपी, कि जो कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज के विघटन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको एटीपी में मापते हैं, उसको एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में मापते हैं। जो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, वह है ग्लूकोज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा एटीपी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कि कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज के विघटन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वे ऊर्जा, उस ऊर्जा को हम एटीपी के रूप में मापते हैं, एटीपी के रूप में मापा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एटीपी होता क्या है? एटीपी, एटीपी ये ग्लूकोज का विघटन से प्राप्त होता है। ग्लूकोज क्या होता है? कार्बन के 6 अणु होते हैं, इसमें एक कार्बनिक पदार्थ है। ग्लूकोज एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। इसके अंदर कार्बन के 6 अणु पाए जाते हैं। जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ यह अभिक्रिया करता है तो इसका विघटन हो जाता है, और इससे हमें एक रासायनिक ऊर्जा, एक रसायन से प्राप्त होता है, कार्बनिक रसायन प्राप्त होता है, जिसको हम एटीपी कहते हैं, जिसको हम एटीपी कहते हैं। तो यहाँ जो एटीपी क्या होता है? एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है, कार्बनिक रसायन होता है। पहला क्वेश्चन कि जो ऊर्जा हमें कोशिका के अंदर ग्लूकोज के टूटने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, उसको हम एटीपी के रूप में मापते हैं, एटीपी उसकी इकाई है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये एटीपी होती क्या है? सबसे पहली बात, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन से हमें एटीपी प्राप्त होते हैं। एटीपी क्या होती है? एक रसायन होता है, एक केमिकल होता है, जो कार्बनिक रसायन ये होता है, जटिल कार्बनिक रसायन ये होता है। तथा जो एटीपी होता है इसमें
इसमें टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज होते हैं, टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज। जो एटीपी होता है वे इन जो फास्फेट के लिंकेज होते हैं, फास्फेट के लिंकों से मिलकर ये बना हुआ एक रसायन होता है। फास्फेट के बहुत सारे फास्फेटों के लिंकेज से बना हुआ एक रसायन होता है एटीपी। तथा एटीपी के विघटन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ एटीपी के बारे में समझा है कि ज्यादातर जो कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी मुद्रा क्या है, उसको मापते किस में है, तो एटीपी के रूप में मापते हैं। एटीपी होती क्या है कि जो ग्लूकोज, जब हमारी कोशिकाओं ग्लूकोज के विघटन से हमें एक रासायनिक पदार्थ, एक रसायन प्राप्त होता है जिसको हम एटीपी कहते हैं। एक कार्बनिक रसायन जो प्राप्त होता है उसको हम एटीपी कहते हैं। एटीपी क्या होता है? एक फास्फेट लिंकेज होता है, एक टर्मिनल फास्फेट लिंकेज। फास्फेट के बहुत सारे फास्फेटों से मिलकर बना हुआ एक लिंकेज होता है एटीपी। तथा इस एटीपी को, जब हम इस एटीपी को भी तोड़ते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, कोशिका के अंदर ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इस एटीपी को हम जल के साथ उपस्थिति में इसको तोड़ा जाता है। कोशिका के अंदर जो जल की मात्रा होती है, ये एटीपी जल के साथ अभिक्रिया करके, एटीपी ये केमिकल है, ये जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे हमें क्या है, एक ऊर्जा प्राप्त होती है, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और एक एटीपी से 30.5 किलो मोल ऊर्जा का निर्माण होता है। एक एटीपी से 30.5 किलो मोल ऊर्जा प्राप्त होती है। यह हमें इसके बारे में याद रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है? कोशिका का कौन सा कोशिकांग है जिसको आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली मतलब होता है एक ऐसा कोशिकांग जो अपने आप को फाड़ लेता है, जो अपने आप को फाड़ लेता है। तो ऐसा कोशिकांग कौन सा होता है कोशिका के अंदर? ऐसा कोशिकांग, इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। जो पहला ऑप्शन है वह केंद्रक, जो सेकंड ऑप्शन है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक सेकंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक का कार्य है, केंद्रक क्या करता है कोशिकाओं के लिए? एक कंप्यूटर की तरह होता है, ये एक कंट्रोलर का काम करता है, जो सारे पूरी कोशिका के अंदर जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, जितने भी कोशिकांग उन सब पर ये नजर रखता है कि सारे अंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, इसको पावर हाउस के नाम से जानते हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम ये कोश का विभाजन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सेंट्रोसोम जो होता है एक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है इसके अंदर इसका ऑप्शन है जो कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है वह है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है कि लाइसोसोम एक झिल्ली से बना हुआ कोशिकांग है। लाइसोसोम एक झिल्ली से बना हुआ कोशिकांग है। अब इस लाइसोसोम के अंदर बहुत सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है। इसके अंदर 50 प्रकार के, लगभग 50 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर भरा होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर भरा होता है। तथा इस लाइसोसोम को जो पीएच मान होता है 5.5 से लेकर 5, 4.5 से 5 तक का इसका पीएच वैल्यू होती है। इसलिए ये थोड़ा सा इसलिए ये अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति इसकी होती है। तो हमें इसके बारे में याद रखना है, लाइसोसोम एक झिल्ली से बना हुआ कोशिकांग है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम 50 प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर जो लाइसोम है इसका पीएच मान 4.5 से 5 तक होता है, इसलिए अम्लीय होता है। जब कोशिका का कोई अंग कोशिकांग टूट फूट जाता है या कोई कोशिकांग काम नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से, तो लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है या अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उन कोशिकांगों के ऊपर छिड़क देता है ताकि वे कोशिकांग नष्ट हो जाएं और उनके स्थान पर नई कोशिकांगों का निर्माण हो सके। तो इसलिए इस लाइसोम अपने आप को फाड़ने की वजह से लाइसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कोशिका में
छह कार्बन वाले अणुओं को कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन वाले अणु होते हैं। तो ग्लूकोज इसके विघटन होता है तथा 3 कार्बन वाले अणु मतलब पाइरुवेट का निर्माण होता है। कोशिका में क्या होता है, जब ग्लूकोज कोशिका द्रव्य के अंदर जाता है तो जो ग्लूकोज जिसके अंदर 6 कार्बन वाले अणु थे, ये ग्लूकोज जब कोशिका द्रव्य में जाता है तो कोशिका द्रव्य में जाकर ये क्या होता है, टूट जाता है, इसका विघटन हो जाता है और ये पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 3 कार्बन वाले अणुओं में टूट जाता है। उन 3 कार्बन वाले अणुओं को हम कहते हैं पाइरुवेट। आगे कह रहा है कि ग्लूकोज पाइरुवेट में विखंडन हो जाता है इसका। ये प्रक्रिया होती कहां पर है कि ग्लूकोज जो है पाइरुवेट में उसका विखंडन हो जाता है, वे कोशिका के किस अंग के अंदर होता है। पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य के अंदर, कि कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज जाता है वह पाइरुवेट में टूट जाता है। तो वे टूटता कोशिका के किस अंग में वे पाइरुवेट में टूटता है। पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, जो सेकंड ऑप्शन है वह है माइटोकॉन्ड्रिया में, थर्ड ऑप्शन है हरित लवक में, और जो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन वह है गोल्जिकाई में। तो जो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में टूटता है। ये अभिक्रिया होती है कोशिका द्रव्य के अंदर। ये अभिक्रिया कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। अब ये कोशिका द्रव्य क्या होता है, हमने कोशिका द्रव्य के बारे में भी इसके बारे में पढ़ा था कि कोशिका द्रव्य खोज पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने कोशिका द्रव्य की खोज की थी या इसको देखा था। कोशिका द्रव्य के अंदर कार्बनिक अणु अकार्बनिक अणु इसके अंदर भरे होते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और केंद्रक इनके बीच में ये पाया जाता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक जो होता है उनके बीच में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसमें कार्बनिक अकार्बनिक अणु पाए जाते हैं। इसमें खनिज पदार्थ हो गए, जैसे लवण हो गए इसके अंदर, इसके अंदर जल हो गया, प्रोटीन हो गए, लिपिड्स हो गई, वसा हो गई, स्टेरॉइड अणु हो गए, बहुत सारे कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोम, राइबोसोम, ये इसके अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमने कोशिका द्रव्य के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम की उप इकाई की संरचना क्या होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक में कितने एस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70 एस प्रकार के राइबोसोम। अब क्वेश्चन ये कि इसकी उप इकाई क्या होती है। इसकी जो उप इकाई मतलब ये जो बना होता है 70 एस प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के अंदर, ये कौन कौन सी यूनिटों से मिलकर बना होता है। जो 70 एस प्रकार का राइबोसोम होता है ये 2 यूनिटों से मिलकर बना होता है। एक होती है 30 एस प्रकार की राइबोसोम वाली यूनिट और एक होती है 50 एस प्रकार की, एक होती है 50 एस प्रकार की यूनिट। तथा दोनों जो यूनिट होती हैं ये मैग्नीशियम आयन से जुड़ी होती हैं। मैग्नीशियम आयन से ये जुड़ी होती हैं। मैग्नीशियम आयन से ये जुड़े। तो ये जो राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, वे कौन सी इकाइयों से जुड़े होते हैं, कौन कौन सी इकाइयां होती हैं, उनमें 2 यूनिटों से बना हुआ होता है जो प्रोकैरियोटिक वाला राइबोसोम होता है। एक है 30 एस वाली यूनिट और एक है 50 एस वाली यूनिट। इन दोनों यूनिटों को मिलाकर 70 एस प्रकार का राइबोसोम का निर्माण होता है। अब ये जो दोनों यूनिट होती है 30 एस वाली और 50 एस वाली, जो दोनों यूनिट होती है ये मैग्नीशियम आयनों से ये यहाँ से जुड़ी होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाओं में जो राइबोसोम होते हैं वह 50 एस और 30 एस की 2 यूनिटों से मिलकर बने होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 50 और 40 एस यूनिट वाले, सेकंड ऑप्शन है 60 एस और 40 एस यूनिट वाले, जो थर्ड ऑप्शन है वो 50 एस और 30 एस यूनिट वाले, और जो लास्ट ऑप्शन है 0 एस और 30 एस यूनिट वाले राइबोसोम। तो जो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो 70 एस प्रकार का राइबोसोम होता है वह 2 यूनिटों से मिलकर बना होता है, एक 30 एस और एक 50 एस वाली यूनिट। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों यूनिटें मैग्नीशियम आयनों से जुड़ी होती है। अब क्वेश्चन एक और होता है कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनके अंदर 80 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये 80 एस प्रकार का जो राइबोसोम है इसकी उप इकाइयां क्या होती है, मतलब ये कौन कौन सी यूनिट से मिलकर बना होता है। जो 80 एस प्रकार का राइबोसोम होता है ये पाया जाता है यूकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर ये पाया जाता है। अब यूकैरियोटिक के अंदर 80 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ये 2 यूनिटों से मिलकर बना होता है, एक 60 एस
और एक होता है 40S। इन दो यूनिटों से मिलकर ये 80S प्रकार का राइबोसोम बना होता है, 40S और एक होते हैं 60S, 60S प्रकार, और ये दोनों जुड़ी होते हैं मैग्नीशियम आयनों से। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता क्या, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो ज्यादातर एक कोशिका जीव में ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल, इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इसके अंदर कौन सी विशेषता इसमें नहीं होती है? पहला ऑप्शन, ये झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। अच्छा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उसके अंदर जितने भी कोशिकांग है, राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग तो पाई नहीं जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं पाई जाता, जो केंद्रक होता है उसके ऊपर झिल्ली नहीं होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वे उसके अंदर द्रव्य में मिला होता है, क्योंकि कोई सा भी कोशिकांग के ऊपर उसके ऊपर झिल्ली नहीं होती, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे राइबोसोम हो, चाहे लाइसोसोम हो, जितने भी कोशिकांग होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर उनके ऊपर झिल्ली नहीं होती है। अब झिल्ली ना होने की वजह से उनका जो द्रव्य होता है सारे कोशिकांगों का, वो सारा उस कोशिका द्रव्य के अंदर ही मिला होता है। तो जो कोशिका प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनकी ये मतलब उनके ऊपर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती, मतलब ये उनकी विशेषता नहीं है ये कि ये झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। सेकंड ऑप्शन है ये अत्यधिक छोटे आकार का होता है। हाँ, ये बात सही है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वे छोटे आकार की होती है, तो ये तो इसकी विशेषता है, लेकिन उसने हमसे पूछा है कौन सी उसकी विशेषता नहीं है, तो ये ऑप्शन तो इसमें नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका एकल गुणसूत्र पाया जाता है इसमें, यह भी इसकी विशेषता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य वाली कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, चिंपांजी वाले में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, बंदर वाले में 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो लेकिन जो एक जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनमें एक गुणसूत्र पाया जाता है, ये इसकी विशेषता है। जो लास्ट ऑप्शन है इनका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है, ये भी ऑप्शन सही है कि इनका जो नाभिकीय क्षेत्र होता है, नाभिकीय क्षेत्र मतलब होता है इनका जो केंद्रक वाला हिस्सा होता है उसको केंद्रकाभ कहते हैं, ये भी इसका ऑप्शन सही है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्र वाला भाग होता है उसको केंद्रकाभ के नाम से जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो नहीं है वह है कि ये जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है, ये इसका गलत ऑप्शन है, मतलब ये इसकी सही विशेषता नहीं है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं उन पर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग से तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है 32 किलो कैलोरी मोल ऊर्जा प्राप्त होती है, बी ऑप्शन है 32.5 कैलोरी मोल ऊर्जा प्राप्त होती है, सी ऑप्शन है 30.5 कैलोरी मोल ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो डी ऑप्शन है वह 33 कैलोरी मोल ऊर्जा प्राप्त होती है। हम जब खाना खाते हैं तो कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कोशिका के अंदर छह कार्बन वाला ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में जाता है और वह 3 कार्बन वाले अणुओं में टूट जाता है, पाइरुवेट में उसका विखंडन होता है, तथा उसके लास्ट में ग्लूकोज के विखंडन से हमें एक जटिल कार्बनिक रसायन पदार्थ होता है जिसको हम एटीपी के नाम से जानते हैं। अब जब ये एटीपी जल के कांटेक्ट में आता है तो इसके अंदर जो फास्फेट लिंकेज होते हैं वे टूट जाते हैं और उनके टूटने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब ये एटीपी के जो टर्मिनल फास्फेट लिंकेज है, जब ये जल के कांटेक्ट में आते हैं एटीपी के फास्फेट लिंकेज, जो ये लिंकेज हुआ पड़ा है फास्फेट का, जब ये जल के कांटेक्ट में आता है तो ये टूट जाता है, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन यही है कि एटीपी जब जल के कांटेक्ट में आता है तो इसके फास्फेट लिंकेज टूट जाते हैं, उससे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा 30.5 कैलोरी मोल ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? कि कोशिका के अंदर वह कौन सा कोशिकांग है
जो विषाक्त पदार्थ, जैसे हम कई बार ड्रग्स का सेवन कर लेते हैं, ड्रग्स है या कुछ हानिकारक और जो औषधियाँ होती हैं वह हमारे शरीर के अंदर चली जाती हैं, उसके प्रभाव का हमारे कोशिका का कौन सा कोशिका होंगे जो उसके जो इफेक्ट है उसको खत्म कर देता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है अंतःपर्दवीय जालिका, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी है गोल्जिकाए और ऑप्शन नंबर डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अंतःपर्दवीय जालिका। जो चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका होती है, ज्यादातर जो यकृत वाली कोशिकाएं होती है, यकृत वाली कोशिकाओं में जो चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका होती है, वह चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका जो विषाक्त पदार्थ है, जैसे हम कई ज्यादातर ड्रग्स का सेवन कर लेते हैं तो वह हमारी जो यकृत वाली जो कोशिकाएं हैं वह जल्दी डैमेज ना हो, खराब ना हो, तो यकृत वाली कोशिकाओं के अंदर जो चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका होती है वह इनके जो ड्रग्स का जो प्रभाव होता है इसको इसको कम कर देती है, उसके इफेक्ट को कम कर देती है ताकि कम से कम नुकसान हो, तथा औषधियों को जो प्रभाव होता है, जहरीला प्रभाव, उसको ये खत्म कर देती है। सेकंड जो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम था, राइबोसोम का काम क्या होता है, ये झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, इसके अंदर राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, तथा ये डीएनए से ये बना हुआ होता है और इसका कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है। सेकंड है एक होता है गोल्जिकाए, गोल्जिकाए परिवहन का कार्य करता है कि जो अंतःपर्दवीय जालिका है जिस पर राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तथा ये गोल्जिकाए क्या करते हैं, उन जो राइबोसोम है और तथा इसमें पाचक एंजाइम, उनको थैली जैसी संरचनाएं होती है गोल्जिकाए में, वो वहां पर स्टोर करने का कार्य होता है और उसको कोशिका के अलग अलग कोशिकांगों के लिए पहुंचाने का कार्य होता है। तो नेक्स्ट है जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को लेता है, ग्लूकोज से जो एटीपी के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है और उस ऊर्जा कोशिका के विभिन्न अंगों को लिए दे देता है ताकि सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कोशिका के अंदर होती रहे। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कोशिका के विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है वह है चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती हैं, कौन से टिश्यूज होते हैं हमारे शरीर में, कौन से उत्तक होते हैं जिनके अंदर चपटी आकृति की कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वह होता है प्लाज्मा कोशिका, जो प्लाज्मा कोशिकाओं में जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर चपटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। घनाभाकार टिश्यूज उपकला के अंदर, या सल की उपकला के अंदर, या मास्ट उपकला के अंदर, कौन सी उत्तक होता है जिनके अंदर चपटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो सल की उपकला उत्तक होते हैं, सल की उपकला उत्तक होते हैं उनके अंदर चपटी कोशिकाएं पाई जाती है। अब सल की उपकला, क्वेश्चन ये बनता है कि जो सल की उपकला उत्तक है, सल की उपकला उत्तक, उपकला उत्तक, ये सल की उपकला उत्तक चपटी कोशिकाओं से बने होते हैं। ये सल की उपकला उत्तक ये दो जगह पाए जाते हैं, एक तो रक्त वाली वाहिकाओं में, रक्त वाहिकाएं, वाहिकाओं की भित्तियों में, रक्त वाहिकाओं की भित्ति, तथा जो वे गुर्दे होते हैं, गुर्दा की जो वायु वाली थैलियां होती है जिसको हम कहते हैं एल्वियोली, एल्वियोली या वायु के गुब्बारे होते हैं। जो सल की उपकला उत्तक होते हैं ये पाए जाते हैं रक्त वाहिकाएं जो होती हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वाली जो नसें होती हैं जिनके अंदर रक्त बहता है, उन वाहिकाओं की जो भित्ति के अंदर सल की उपकला उत्तक पाया जाता है। तथा जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़े की जो एल्वियोली होती है जिनके अंदर हवा भरती है और वहां पर ब्लड जाकर ऑक्सीजन लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। तो जो फेफड़े वाली वो होती है, फेफड़े की जो एल्वियोली होती है, ये गुब्बारे वाले जो वायु वाले गुब्बारे होते हैं जिनके अंदर वायु भरती है, तो उनके अंदर सल की उपकला उत्तक पाया जाता है। ये जो सल की उपकला उत्तक है ये चपटी कोशिकाओं से बना होता है।
अब इनका कार्य क्या होता है, यहाँ पर विसरण विधि के माध्यम से, विसरण विधि के माध्यम से जो फेफड़े की जो एल्यूल होते हैं, यहाँ विसरण विधि से और गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है तथा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के लिए दे देता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, सल की उपकला ऊतक के अंदर चपटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपको फिर हमने पढ़ा था कि सल की उपकला ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, एक तो रक्त वाहिका वाली भित्तियों में ये पाए जाते हैं, तथा फेफड़े की जो एल्यूली होती हैं जिनके अंदर हवा भरती है, वायु भरती है, तो उसके अंदर ये पाई जाती है सल की उपकला ऊतक। जो रक्त वाहिकाएं और जो फेफड़े की एल्यूली होती है, उसमें जो ये चपटी कोशिकाएं, इनका कार्य होता है विसरण का कार्य होता है। विसरण विधि के माध्यम से क्या करते हैं, फेफड़ों के अंदर गैसों का आदान प्रदान करते हैं कि जो रक्त होता है उससे ऑक्सीजन फेफड़ों के लिए, फेफड़ों से ऑक्सीजन ले लेता है रक्त विसरण विधि से और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कशेरुकियों की यकृत कोशिकाएं, जो कशेरुकी होते हैं जैसे मनुष्य हो गया, जो हड्डी वाले जो जीव होते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव होते हैं जैसे मनुष्य हो गया, इसके अंदर जो यकृत कोशिकाएं होती है उसमें SER मतलब समूह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतपर्देव जालिका, उसके द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि जो कशेरुकी जीव होते हैं उनकी यकृत कोशिकाओं में SER चिकनी अंतपर्देव जालिका का कार्य क्या होता है। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो चिकनी अंतपर्देव जालिका होती है वह यकृत के अंदर विष जो होता है उसके प्रभाव को कम करती है, विष तथा औषधियों का जो जहरीला प्रभाव होता है उसको कम करने का कार्य होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है कि औषधियां और विष, विष मतलब जहर, उसका निराविषीकरण करना है, इसका पहला कार्य है। जो चिकनी अंतपर्देव जालिका उसका पहला कार्य औषधियों और विषों का निराविषीकरण करना। सेकंड ऑप्शन है लिपिड्स का संश्लेषण करना। थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और जो डी ऑप्शन है वह है जटिल शर्करा का संश्लेषण करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए, कि जो चिकनी अंतपर्देव जालिका होती है वह यकृत वाली कोशिकाओं में की जो चिकनी अंतपर्देव जालिका है वह औषधियों का जो जहरीला जहर होता है तथा जो विष होता है उसका निराविषीकरण करने का कार्य होता है। अब नेक्स्ट इसमें जो बी ऑप्शन है, लिपिड का संश्लेषण कौन करता है। जो गोल्जिकाएं होती है वह लिपिड का संश्लेषण करती है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है और जटिल शर्करा का संश्लेषण भी जटिल जो शर्करा है इसका संश्लेषण भी गोल्जिकाएं करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जानते हैं। अच्छा, कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसको जाना जाता है, जो राइबोसोम है उसको प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है गोल्जिकाए, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी है हरित लवण। तो बताओ इनमें से किस कोशिकांग को प्रोटीन के कारखाना या प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन कारखाने के रूप में जाना जाता है क्योंकि राइबोसोम कार्य प्रोटीन का निर्माण करने का होता है। ये प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, इस पे किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए एक छोटा सा कण की तरह ये व्यवहार करता है। अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अच्छा, पावर हाउस किसको कहते हैं। पावर हाउस वह एक ऐसे जगह या ऐसा सिस्टम जो हमें एनर्जी देता है उसको पावर हाउस कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस कौन सा है जो कोशिका के अंदर एनर्जी देने का काम करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कणिकाएं मतलब RBC, ऑप्शन नंबर सी WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ऑप्शन इसका करेक्ट जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लूकोज होता है वहां उसके उसका विघटन होने के बाद क्या होता है, ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा स्टोर हो जाती है और उस ऊर्जा को फिर ये सप्लाई करता है कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों के लिए, तथा कोशिका के अंदर सभी प्रकार की क्रियाएं होती रहे, सभी प्रकार की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज कोशिका के अंदर, शोषण वाली अभिक्रियाएं होती रहे, ऊष्मा शोषण वाली अभिक्रियाएं, तथा कोशिका का संकुचन होता रहे।
तो कंटिन्यू उस कोशिका कार्य करती रहे, उसके लिए जो एनर्जी है वह माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा को स्टोर कर लेता है, और एटीपी जो होते हैं उसके जो फास्फेट वाले लिंकेज होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके उनका विघटन हो जाता है और वहां से ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो आरबीसी जो होते, एक इसमें ऑप्शन नंबर बी था आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। जो आरबीसी होती है इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की वजह से इनका कलर लाल होता है। आरबीसी जो वाली कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, आरबीसी वाली कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तथा आरबीसी कोशिकाओं का कार्य है ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य ये करती है। आरबीसी वाली जो रक्त में आरबीसी कोशिकाएं होती है ये कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है। इसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी वाली कोशिकाएं होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं जो होती हैं ये एंटीबॉडीज उत्पन्न करती है, और जो वह बाहर से आने वाले वायरसों से हमारी रक्षा करती है, एंटीबॉडीज उत्पन्न करती है हमारे शरीर में। प्लाज्मा झिल्ली, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है प्रोटीन और वसा की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, और ये कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर जितने कोशिकांग है वे मतलब एक सही तरीके से अरेंजमेंट में जमे रहे और अपनी अभिक्रिया कंटिन्यू करते रहे, ये प्लाज्मा झिल्ली के कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है स्लाइडेन और सवान के द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्न में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। स्लाइडेन और सवान ने 1838 और 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन था इन्होंने कहा कि सभी पादप कोशिकाओं से बने होते हैं। सवान ने कहा कि सभी जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। ये इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो इनका जो कोशिका सिद्धांत तथा सारे जीवों की जो मूलभूत इकाई होती है, जीवन की मूलभूत इकाई वे कोशिका होती है, और सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ये इन्होंने कहा था। तो जो इनका ये सिद्धांत है ये कौन से जीवों पर लागू होता है और कौन से जीवों पर लागू नहीं होता है। तो जो कोशिका सिद्धांत है वह कवकों पर भी लागू होता है, जंतुओं पर लागू होता है और शैवालों पर लागू होता है। कवक, जंतु, शैवाल, प्रोटोजोआ, इन पर यह कोशिका सिद्धांत लागू होता है, लेकिन विषाणुओं पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि जो विषाणु होते हैं वे एक जीव की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। जब ये पृथ्वी पर होते हैं स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर जब पड़े होते हैं तो ये एक निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, तथा जब ये किसी होस्ट बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो ये एक सजीव की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। इस सजीव की तरह ये व्यवहार करने लग जाते हैं विषाणु, इसलिए ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो उन्होंने कोशिका खोज किस प्रकार की थी। ऑप्शन नंबर ए, पेड़ के पत्तों का निरीक्षण किया था इन्होंने, पेड़ के जो पत्ते हुए लिए उनका टेस्ट किया था इन्होंने। ऑप्शन नंबर बी है, एक प्याज के छिलके का निरीक्षण किया था। ऑप्शन नंबर सी, रक्त का निरीक्षण किया था, ब्लड का इन्होंने टेस्ट किया था। और ऑप्शन नंबर जो डी है वह है कि इन्होंने कॉर्क का टेस्ट किया था, कॉर्क का निरीक्षण किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने कॉर्क का निरीक्षण किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक लेंसों को जोड़कर इन्होंने एक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी बनाया था, और उस सूक्ष्मदर्शी की मदद से इन्होंने कॉर्क की एक छाल को लिया और उसके छोटे छोटे इन्होंने स्लाइस, छोटे छोटे टुकड़े के, और उन छोटे टुकड़ों में इन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना या बक्से जैसी संरचनाओं को देखा था। उन बक्से जैसी जो संरचनाएं थी उन्हीं को इन्होंने नाम रखा था कोशिका, जो कि एक निर्जीव कोशिका थी। तो जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का टेस्ट किया था वह कॉर्क निरीक्षण के अंदर इन्होंने कोशिका की खोज की थी। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 15 हमने क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं, और इन क्वेश्चनों को आपने इनको मॉक टेस्ट के रूप में इनको सॉल्व करना है, तथा ये अपनी कॉपी में इनको नोट करना है। और ये हमारे जो CVT 2 एग्जाम होगा रेलवे के लिए उसके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तथा हम यहाँ से आगे भी कोशिका में तथा जो नेक्स्ट चैप्टर कराते रहेंगे उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन लेते रहेंगे। जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम 15-20 या 25-30 क्वेश्चनों को मॉक टेस्ट हर चैप्टर से लेते रहेंगे।
तो आप हमारे चैनल द इलेक्ट्रिक क्लासेस को ज्वाइन करें तथा CBT 2 रेलवे के CBT 2 एग्जाम तथा अदर स्टेट एग्जाम और सेंट्रल एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल द इलेक्ट्रिकल क्लासेस से शुरू करें। थैंक यू।